गिफ्टिंग के अंदर हमारा जो सेगमेंट है वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है, विच इज़ अब ये जो पाउच है, ये जो कॉर्क की ये पाउच है, ये हमारा एक बहुत हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। प्लांटर हमने नया अभी लॉन्च किया है। इसकी खास बात ये है कि एक तो ये डेस्क पे आपका स्टडी रहता है, टेबल टॉप है, प्लस इसको इसमें मैग्नेटिक फीचर भी हमने ऐड किया है। अब डायरी भी अलग अलग तरह के आते हैं, हार्ड बाउंड, A5, छोटा बड़ा, तो हम वो भी डिज़ाइन करते हैं। पेजेस भी कस्टमाइज कर सकते हैं आपके ब्रांड पे। आज बिजनेस नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़े हैं विनय पाटनी, जो एक अनोखे उद्यम पर काम कर रहे हैं, जो पेड़ की छाल से कुछ अनोखे चीज़ों का मैन्युफैक्चर करते हैं। आइए विनय पाटनी से जानते हैं उनके उद्यम के बारे में। वेलकम टू बिजनेस नॉर्थ ईस्ट मिस्टर विनय। थैंक यू। तो कुछ आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए। आपने इस बिजनेस को कैसे खड़ा किया, इसके पीछे की जर्नी को हमारे VNE व्यूअर्स को बताइए। Thank you for inviting me. And to start with, I'll just introduce myself. I am Vinay Patni, founder of Oaklive. We make products out of cork material. हम cork के product बनाते हैं। अगर मैं बोलूँ cork है क्या, तो basically आप समझ लीजिए कि पेड़ की जो छाल होती है, हम उसको strip करके अलग अलग तरह के product बनाते हैं। सो हमारा जो कैटेगरी है वो गिफ्टिंग, पैकेजिंग एंड इंटीरियर डेकोर सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं सस्टेनेबल तरीके से। एंड मुझे ये बिज़नेस मैंने चूज़ इसलिए किया कि अगर आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करते वक्त भी अगर आप ध्यान रखेंगे कि वो बना कैसे है, तो आपको अपने आजकल इन्वायरमेंट का इतना लोग बात कर रहे हैं और डे टू डे ऑब्जेक्ट्स मतलब हम देख नहीं पा रहे। आजकल प्लास्टिक के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो अगर हम एक ऑल्टरनेटिव दे पाएँ अपने कंज्यूमर्स को, एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव दे पाएँ, तो वही हमारा मिशन है कि लोग अपने दिनचर्या में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम उनको रिप्लेस करना चाहते हैं विद कॉर्क प्रोडक्ट्स। Since this is the only one in entire North Eastern region, आपको काफ़ी चैलेंजेस मिले होंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, चलाने में। तो आप बताइए कैसे चैलेंजेस आए हैं और आपने कैसे ओवरकम किया है उन चैलेंजेस को। So when I launched in 2021, first of all the cork itself, the word लोगों को पता नहीं था। सो कोविड के वक्त हमें रियलाइजेशन ये हुआ कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी ऑल हम अपने घरों में थे और हमें अपना इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हो रहे थे। तो अवेयरनेस के लेवल पे मुझे बहुत चैलेंजेस आया कि अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूं कंज्यूमर के सामने, तो मुझे अवेयर करवाने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और क्योंकि कॉर्क यहाँ पे बनता नहीं है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है और हम यहाँ पे फिर उसका बाकी का जो उसको प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में मुझे इश्यूज़ हो रहे थे एक्वायर करने में कॉर्क का जो रॉ मटेरियल है। बट इनिशियली फिर हमारा जब एक दो प्रोडक्ट सेगमेंट चलने लग गया, सो फिर हमें एक तरह का फीडबैक आया मार्केट से, एंड फिर हमने फिर इसको फुल फ्लेजेड में हमने कंटिन्यू किया। ये मटेरियल्स कहाँ से आप लाते हैं, कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? सो मटेरियल का जो सोर्स है वो यूरोप में एक पोर्चुगल कंट्री है, वहाँ से मतलब उनके ये एक फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसकी जो स्पीसीज़ है वो सिर्फ आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलती है। सो इंडिया में काफ़ी 2-3 इम्पोर्टर्स हैं जो ये इंपोर्ट करते हैं स्टॉपर्स बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि बॉटल पैकेजिंग के ऊपर जो स्टॉपर्स होते हैं, तो वो बनाते हैं। और फिर हमारा बेसिकली रहता है कि हम उनसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ब्लॉक्स और शीट्स के फॉर्म में। ब्लॉक्स और शीट्स के फॉर्म में परचेज करने से हमें 2 फ़ायदा होता है। पहला कि हमें ज़्यादा स्टॉक नहीं करना पड़ता, और हम अपने कंज्यूमर डिमांड्स के हिसाब से हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हम डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करते, उसमें एक इंपोर्टर है, इंपोर्ट वो करते हैं और हम उनसे फिर रॉ मटेरियल लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आप बोल सकते हो कि नॉट द मटेरियल फॉर्म में, बट हाँ, इसके जो प्रोडक्ट का एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो लगभग आप जो आप इंपोर्ट करते हो बाहर से, तो इसका प्रोडक्ट कॉस्ट कितना पड़ता है पर शीट का? इसमें कॉर्क का रेट्स अलग अलग है। इसमें 2 वेरिएशन आते हैं। एक तो आपको जो भी लेफ़्ट ओवर होता है आफ्टर द पैकेजिंग का स्टॉपर्स बनने के बाद, तो उसका जो वेस्ट होता है उसके 2 तरह के निकलते हैं। एक तो एग्लोमरेटेड कॉर्क बोलते हैं और दूसरे को प्लेन कॉर्क बोलते हैं। एग्लोमरेटेड में क्या रहता है कि बाकी कॉर्क के कचरे भी उसमें यूज़ होते हैं, तो इट्स नॉट प्योर कॉर्क। और एक प्योर कॉर्क का भी ऑप्शन रहता है।
तो दोनों वेरिएशन को हम अपने क्लाइंट्स के हिसाब से, अगर समझ लीजिए किसी का पूरे प्योर में नहीं चाहिए उनको थोड़ा सा मिक्स भी चलेगा, तो हम वो भी ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट उनको एक अफोर्डेबल सोल्यूशन हम दे पाएँ। सो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस रेंज करता है थिकनेस के हिसाब से। अगर आप मान लीजिए 2 mm का थिकनेस में स्टैंडर्ड शीट का जो साइज़ आता है, वो हम उसको 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ का वो शीट आता है पर mm के अंदर। ऐसे ही थिकनेस जैसे जैसे वेरी करता है वैसे वैसे रेट का चार्जेस बढ़ते रहते हैं पर mm के हिसाब से। सो इसका एक स्टैंडर्ड ब्लॉक आता है 3 फीट बाई 2 फीट का, तो उसी को हम लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स उसी से हम लोग बनाते हैं टिपिकली। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का कॉस्ट में भी वेरिएशंस रहता होगा, इस मतलब जैसे कि आप इस प्राइस पे एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर रहे सारे प्रोडक्ट्स, तो आप जब ये सारे प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट में बनाते हैं तो इसका प्राइसेस आप कैसे डिफाइन करते हो? सो प्राइसेस डिफाइन करने का 2 तरीका हम फॉलो करते हैं अपने कंपनी के अंदर। एक तो रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट का, उसको किस साइज़ में चाहिए और उसको क्या वर्क चाहिए। बिकॉज कॉर्क सिर्फ अगर कॉर्क का जो फिनिशिंग होता है, बिकॉज हमें इतना बल्क में नहीं मिलता प्लास्टिक का जैसे, तो हम 50-100 पीस का भी ऑर्डर फुलफिल करते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को उसी तरह से प्राइस करते हैं कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। ये मटेरियल इको फ्रेंडली के हिसाब से भी जाना जाता है, तो आप इको फ्रेंडली बिजनेस में क्यों आए और आपने इको फ्रेंडली ही क्यों चूज़ किया, और इस मटेरियल के कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी है क्या हमारे यहाँ पे? सो इको फ्रेंडली चूज़ करने का ऑप्शन, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई भी मटेरियल आप कोई भी प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो, आज के समय में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज और ये सब टॉपिक्स इतना प्रेवलेंट हो गया और हम देख पा रहे हैं, तो वो एक मेरा डिसीजन ऐसा था कि मुझे इसी मटेरियल पे, मैंने ऑब्वियसली और भी मटेरियल पे मैंने रिसर्च किया था जैसे बैम्बू एंड अदर मटेरियल्स एज वेल। कॉर्क मैंने इसका वर्सेटैलिटी के लिए चूज़ किया, क्योंकि अगर आप देखोगे मैं इसको एज अ मटेरियल कैसे भी फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। बाकी मटेरियल पे आप मतलब ड्यूरेबिलिटी का इशू रहता है, कोई फंक्शनल नहीं रहता। तो हम जब ओकलीव में प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शनल भी हो, ना कि सिर्फ वो सिंगल यूज़ के हिसाब से हो। अगर आप हमारे फॉर एग्जांपल पेन होल्डर्स देखेंगे या पेन स्टैंड देखेंगे, तो उसको आप एज अ पेन स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो, उसको एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हो। कॉर्क का खास बात ये था कि ये बायोडिग्रेडेबल है, अगर आप इसको फेंक भी दोगे तो ये वो हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है। तो कितना वक्त लगता है डिकम्पोज होने में? क्योंकि ये पेड़ का छाल का बना हुआ है एंड इट टेक्स अप्रॉक्स लाइक 30 डेज से 1.5 महीना तक ये डिकम्पोज हो जाता है। तो इस मटेरियल का क्या स्पेशल फीचर्स है, और इस स्पेशल फीचर्स का आप कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं अपने एंड प्रोडक्ट्स में? सो इसका पहला, जैसे कि मैंने बोला था कि पहला फीचर इसका वर्सेटिलिटी है। वर्सेटिलिटी मतलब इसको हम कहीं कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, मतलब अगर हम इसकी जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस भी देखेंगे तो हम पेड़ को काटते नहीं हैं, तो एक दूसरा ये भी रहता है। और प्लस इसमें नेचुरल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ भी रहता है, जिससे आप होम डेकोर के अंदर और बाकी जो फर्नीचर प्रोडक्ट्स है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी इलास्टिक एज वेल। तो आप अपने जो रेगुलर यूज़ में जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, उसको हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं प्लास्टिक के साथ। तो क्या आपके हिसाब से ये चीज़ प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है? देखिए 100% तो प्लास्टिक को रिप्लेस आई थिंक हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हम अपना डे टू डे लाइफस्टाइल में हम रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं, हम अपना कंजम्पशन कम ज़रूर कर सकते हैं। प्लास्टिक को रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा, बिकॉज इट्स चीपर। एंड इंडिया में और इन जनरल भी आपको अगर कोई भी मटेरियल पे आपको काम करना है तो आपको उसका इकोनॉमिक्स भी देखना पड़ता है। अगर आप प्लास्टिक में जाओगे तो चीपर है, बट वो अगेन फिर आपको वो कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ओकलिव में बोलते हैं इट्स अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चॉइस। मतलब आपको इंटरनली अगर आप कॉन्शियस होंगे तो आप हमारे प्रोडक्ट चूज़ कर लेंगे। अगर आप इंटरनली नहीं हो, और इसलिए हम सेल करने की भी कोशिश नहीं करते। हमें ऐसा फील होता है हमारा जो प्रोडक्ट यूज़ करता है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग हैं जो एक हायरार्की के ऊपर है, या जो वेल टू डू फैमिलीज है, या फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूँ कि ये इको फ्रेंडली है, ये है, वो है, तो हो सकता है उसके लिए वो इतना यूज़ केस नहीं है। और प्लास्टिक को हम सिर्फ कम कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ये नीश मार्केट है, and you cater to only specific people who can afford these kind of products. Yes. तो फिलहाल असम के मार्केट पे
आपके प्रोडक्ट्स का डिमांड आप किस तरीके से मतलब लोगों को कहना चाहेंगे? सो डिमांड हम जैसे हमारा जो सेगमेंट है, हम तीन सेगमेंट में हम बेसिकली डील करते हैं। एक हमारा हो गया इंटीरियर डेकोर सोल्यूशन, जिसमें हम इंटीरियर्स और आर्किटेक्ट्स लोग के साथ मिलके काम करते हैं। कोई प्रोजेक्ट में समझ लीजिए वॉल पैनलिंग का काम है तो हम वो करते हैं। दूसरा कैटेगरी हमारा गिफ्टिंग है, विच इज़ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। एंड थर्ड कैटेगरी इज पैकेजिंग। तो हमारे ये जो तीनों सेगमेंट्स हैं, हम जो समझ लीजिए कोई ब्रांड है हु इज़ सस्टेनेबल, हु इज़ अ प्रीमियम ब्रांड, एंड उनको पैकेजिंग में हेल्प चाहिए। हो सकता है उनको ऑर्डर उतना नहीं है, उनका 1000-2000 बॉक्सेस नहीं बनाते, वो गिफ्टिंग में 50-100 पीस ही बनाते हैं, तो हम वहाँ उनकी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि अगर आप बॉक्स डिज़ाइन करने जाओ तो उनका डाई पहले बनता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग है, बट हाँ वो करते हैं। बट कुछ कुछ सेगमेंट्स उनके ब्रांड्स के अंदर भी कुछ कुछ गिफ्टिंग का ऐसा रहता है कि वो पर्टिकुलर 50 पीस या 100 पीस बनवाना चाहते हैं फॉर स्पेशल ओकेजन्स। और एक कॉक इंडस्ट्री में आप जैसे कि आपने एंट्री की है एंड यू हैव सेट अप सच अ गुड बिजनेस मार्केट हियर, तो कितना लगभग लग जाता है एक ऐसे मार्केट को सेटअप करने में जहां असम में इन चीज़ों की ऊपर अवेयरनेस काफ़ी कम है? यस। सो कोई भी इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो इनिशियली तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड क्या है। तो हमारे साथ जो चैलेंज था कि कैटेगरी क्योंकि नया था तो हमें पता नहीं था कि क्या डिमांड आएगा। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो इट टेक्स अराउंड 10 to 15 lakhs। आपको मिनिमम इतना तो चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट अगर 100 प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें समझ लीजिए 80-70 प्रोडक्ट्स तो चलेंगे ही नहीं। आपको फीडबैक इसका चेंज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक तो सेल साइकिल बहुत लंबा रहता है। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हो या कोई प्रोडक्ट बनाते हो, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अप्रॉक्स 10 to 20 lakhs आपको इन्वेस्टमेंट इनिशियली तो डालना होगा इसके अंदर। आप इसके कॉस्टिंग्स पे एक बार बताइए कि इसका प्राइस कितना रहेगा, इसका प्राइस कितना रहता है? सो अगर मैं कैलेंडर का लूँ एग्जांपल, तो कैलेंडर 200 से 250-300 तक मिल जाएगा ये वाला। और पाउचेस भी आपका 200-250। तो हमारा जितने भी गिफ्टिंग के रेंज है वो ज़्यादातर 300 के नीचे ही हम ट्राई करते हैं बनाने का। इसे हम वीगन मटेरियल भी कह सकते हैं? हाँ, आप इसको वीगन बोल सकते हो। तो लगभग आपके कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं आपके सीजन के टाइम पे? डिपेंड करता है। जैसे हमारा यूजुअली जो टारगेट रहता है वो ज़्यादा का नहीं रहता है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हम कम कॉर्पोरेट्स को केटर करते हैं। 30 to 35 क्लाइंट्स हमारे रहते हैं जो हमें रिपीट ऑर्डर भी देते हैं। लाइक उसमें 30 ऑर्डर में हमें 20 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो रिपीट ऑर्डर देते हैं। और ये हो गया गिफ्टिंग का। पैकेजिंग का एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है, और इंटीरियर के अंदर भी वैसा ही सिस्टम होता है। तो हमारा एज सच कोई इतने ऑर्डर्स का हमारा नहीं रहता, क्योंकि हम डायरेक्ट क्लाइंट्स कंज्यूमर को नहीं बेच रहे, हम क्लाइंट्स और उनको सर्विस करते हैं। तो अप्रॉक्स आप मान लीजिए सब इंडस्ट्री का अगर मैं तीनों को मिला लूँ तो हम अभी के समय 100+ क्लाइंट्स को केटर करते हैं। सो कितना प्रॉफिट हो जाता है आपका? प्रॉफिट अगर मैं बोलूँ तो क्योंकि ये मेड टू ऑर्डर मॉडल है और इसमें एक कॉस्ट भी लगता है, क्योंकि हम पहले से बनाते नहीं है प्रोडक्ट। लेबर कॉस्ट है, आपका मशीन चलता है। तो आप मान लीजिए 40 to 45% का इसमें बच जाता है हमें। अगर हम 100 रुपये का प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो 40% रिटेल में और 20% आप समझ लीजिए अगर होलसेल और बल्क ऑर्डर होता है तो 20% का हमारा नेट रहता है इसमें। और कितने लोग इस काम में इन्वॉल्व है फिलहाल आपके साथ? सो मेरी टीम में अभी 3 लोग हैं। एक मेरा भाई है और 2 हमने स्टाफ रखा हुआ है जो एक मशीन मतलब वो ऑपरेट करते हैं, और एक अकाउंट्स टीम के अंदर है जो पेमेंट कलेक्शन करना। तो हमारी ज़्यादा बड़ा टीम नहीं है। अगर मतलब मैं देखूं तो हम 3 लोग ही हैं जो पूरा ऑपरेशंस देखते हैं। एंड प्रोडक्ट बनाने में कितने लोग जुड़े हैं? 2 जन। 2 ही जन। वन इज़ माई ब्रदर एंड वी हैव हायर्ड स्टाफ। तो वो हम उसको कुछ प्रोडक्ट्स हमें आउटसोर्स भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई मशीन्स हम यहाँ पे अवेलेबल हमें नहीं होता। तो हमें देखना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनवाते भी हैं प्रोडक्ट्स। क्योंकि गुवाहाटी के अंदर अभी जो सिचुएशन है, यहाँ पे अलग अलग तरह के मशीन्स अवेलेबल नहीं है। अब जैसे यूवी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो आपको गुवाहाटी में अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल के समय। तो हमें कई बार हमें कोलकाता से प्रिंट करवाना पड़ता है क्लाइंट्स को ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। तो आई एम होपिंग कि प्रिंटिंग अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो आप लोग ज़रूर इनोवेट कीजिए प्रिंटिंग सेक्टर के अंदर। 3D प्रिंटिंग के अंदर आप लोग कर सकते हो। तो आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ कहिए। आप इस बिजनेस को कहाँ खड़ा करना चाहते हैं? आज से 5 साल बाद कहाँ खड़ा होता हुए देखना चाहते हैं?
जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं लगा था कि यहाँ तक भी मैं पहुँचूँगा, और अभी तक मैंने अभी इट्स नॉट कि बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया। हाँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो शायद मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 3 साल बाद भी सक्सेसफुल हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस तरह का प्रोडक्ट अगर अप्रिशिएशन और वैलिडेशन आपको मिल जाता है तब आपको मोटिवेशन तो मिलता है। तो 5 साल का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मैं वो प्रोडक्ट ही बनाऊंगा जो कस्टमर प्रीफर कर रहे हैं लेने के लिए। सो ओकलिव को मैं अपने हिसाब से नहीं देख सकता, मुझे कंज्यूमर को पहले रख के देखना है कि कंज्यूमर अगर चाह रहा है कि कुछ उसको और नए तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम और भी SKUs में ऐड करेंगे, या फिर कुछ जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री है तो उसमें भी कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर पाए कि और कैसे हम सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ बढ़े, और जैसे इंटीरियर के अंदर अपने होम डेकोर में हम कैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में इनकलकेट कर पाएँ। तो जैसे कि विनय जी ने बताया, ओकलिव एक कॉक इंडस्ट्री के इन प्रोडक्ट्स पे ऊपर काम कर रहे हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है जो एक नीश मार्केट को केटर कर रहा है। आज के लिए इतना ही विनय पाटनी, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग बिजनेस नॉर्थ ईस्ट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।